हेलो एवरीवन। आज हम थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर, सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है। ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसा सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है, ठीक वैसे थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही फेज़ होता है, लेकिन थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास तीन फेज़ होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर जो है उसकी नीड क्यों पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि हमें जो थ्री फेज़ पावर है उसको ट्रांसमिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ ट्रांसमिशन हमको क्या है, पावर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो हमको पावर को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू दी लोड। अब लोड में आपके कंज्यूमर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इवन आप और मैं भी एक लोड में ही कंसिडर होते हैं। जब हम को एक बल्क अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करना है, चूँकि हम कम अमाउंट के पावर को अगर हमारी जो पावर है वो ट्रांसमिशन करने के लिए हाई पावर ट्रांसमिशन जो है एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू लो पावर ट्रांसमिशन। बिकॉज लो पावर ट्रांसमिशन के साथ क्या होता है, बहुत सारी लॉसेस जो हैं पिक्चर में आती हैं, जिसके वजह से हमारा जो ट्रांसमिशन है वो एफिशिएंट नहीं हो पाता। दैट्स वाई हमको बल्क अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता है, जो कि एफिशिएंट होता है। अब चूँकि थ्री फेज़ पावर का ट्रांसमिशन करना है, तो अब हमको थ्री फेज़ पावर की ज़रूरत है, ट्रांसमिशन करना है। तो थ्री फेज़ जो ट्रांसमिशन है वो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। तो या तो हम थ्री फेज़ पावर का ट्रांसमिशन सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर का यूज़ करके एक थ्री फेज़ बैंक बना ले, या फिर एक सिंगल यूनिट यूज़ करें जिसमें कि थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर हो। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो तीन ए बी सी तीन फेजेस हैं सिंगल फेज़ की, इन तीनों को मिलाकर हम सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर्स को मिला के एक पावर ट्रांसफार्मर बैंक बना सकते हैं, जिससे कि हम इन सभी ट्रांसफार्मर्स से थ्री फेज़ पावर का जो है ट्रांसमिशन कर सकते हैं। या फिर हम एक सिंगल यूनिट थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्ट किया जाए, जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ए बी सी तीन फेज़ हैं, ये एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि तीन सिंगल यूनिट से थ्री फेज़ का ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हैं और एक सिंगल यूनिट से कैसे कर सकते हैं। तो ये था आपका एक सिनेरियो कि थ्री फेज़ पावर का ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है। अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि एक थ्री फेज़ बैंक और सिंगल यूनिट में क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं, ये आपकी जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा कि थ्री फेज़ बैंक में फेजेस आर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। तो इसका ये मतलब है कि हमारी ये जो फेजेस हैं यहाँ पर, ये थ्री फेज़ बैंक में हमारी जो फेजेस हैं वो मैग्नेटिकली आइसोलेटेड होती हैं, बट दे आर एक्चुअली कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती हैं इन स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। बट सिंगल यूनिट में आपका क्या होता है कि जो फेजेस हैं, तीनों फेजेस हैं, वो मैग्नेटिकली कपल्ड होती है, बट इलेक्ट्रिकली वो क्या होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं, ठीक है। ऑल द फेजेस आर मैग्नेटिकली कपल्ड एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड इन स्टार डेल्टा कनेक्शन सिंगल यूनिट के केस में। अब हम थ्री फेज़ बैंक की बात करते हैं, तो तीन इंडिविजुअल सिंगल फेज़ मैग्नेटिक सर्किट्स की ज़रूरत होती है। ये जो आपका थ्री फेज़ बैंक है, इसमें हमको तीन इंडिविजुअल सिंगल फेज़ मैग्नेटिक सर्किट्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आपके सिंगल थ्री फेज़ मैग्नेटिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है आपको इस थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर में। अब इसके बाद देखते हैं कि जो थ्री फेज़ बैंक है वो हमको ज़्यादा रिलायबल एनर्जी पावर सप्लाई देता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर। इसकी जो एनर्जी जो है वो हमको पावर सप्लाई जो है वो रिलायबल नहीं रहती है, ओके। और ये थोड़ा मुश्किल होता है जब आप
पावर को सप्लाई करना जब भी आपका कोई फेज फॉल्ट ऑकर होता है। द फोर्थ पॉइंट इन थ्री फेज बैंक, अगर कोई एक फेज आपका फॉल्टी हो जाए तो भी हम जो है हमारी पावर का सप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग ओपन डेल्टा ट्रांसमिशन। लेकिन जब आपका सिंगल यूनिट है तो सिंगल यूनिट के केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पावर सप्लाई टू द लोड बाय टू फेजेस व्हेन a fault occurs in single phase in any three of the phases। ठीक है, किसी 3 फेज में से किसी एक फेज में अगर फॉल्ट हो जाए तो 2 फेज की मदद से एक सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर से पावर की सप्लाई पॉसिबल नहीं है, जबकि पावर 3 फेज बैंक से ये चीज़ हम पॉसिबल कर सकते हैं बाय ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओके, अब आपका आता है 5th पॉइंट, जो कि इस डिफरेंस में लास्ट पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ जो ये कॉस्ट है इन तीनों सिंगल फेज यूनिट से जो हम 3 फेज बैंक बना रहे हैं उसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है फॉर दी सेम रेटिंग ऑफ सिंगल यूनिट बैंक, पावर बैंक। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर में एक सिंगल यूनिट और 3 फेज बैंक में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, ये था। अब आप जो ये स्क्रीन में देख रहे हैं ये है आपका 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है। ये एक्चुअली हमारे जो 3 फेज सिंगल यूनिट 3 फेज ट्रांसफार्मर है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्लासिफाई किए हैं। एक है 3 लिम्ड कोर टाइप ट्रांसफार्मर, जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये है आपका 3 लिम्ड कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और इसमें आप देख रहे हैं दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है आपका 5 लिम्ड शेल टाइप कोर ट्रांसफार्मर। तो एक कोर टाइप है और एक आपका क्या है, शेल टाइप है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, पहले अपन इसका डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों का। तो डिफरेंसेस देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 लिम्ड कोर टाइप का जो कोर है, इसमें आपकी जो कोर है वो सराउंडेड है बाय द वाइंडिंग्स। आपका जो ये कोर है ये जो है आपका वाइंडिंग से सराउंडेड है, बट 5 लिम्ड शेल टाइप के कंस्ट्रक्शन में आपका जो वाइंडिंग है वो सराउंडेड है कोर से। ठीक है, दूसरा आपका कि इसमें जो है मैकेनिकल प्रोटेक्शन जो है वाइंडिंग्स के लिए नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, आपके जो एंड लिम्स हैं, कॉर्नर की जो लिम्स हैं साइड वाली, इनमें से वाइंडिंग बाहर है, इसके कोई मैकेनिकल प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। लेकिन जो आपका राइट साइड का जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपकी जो वाइंडिंग्स है वो सराउंडेड बाय है कोर की मदद से। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे वाइंडिंग्स आउटर साइड में है तो यहाँ लीकेज फ्लक्स की जो है प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू शेल टाइप। तो यहाँ लीकेज फ्लक्स कम रहेगा बिकॉज ये इट इज़ सराउंडेड बाय द कोर। 4th पॉइंट है आपका पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी। अब चूँकि यहाँ पे हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन है कोर टाइप का, इसकी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू शेल टाइप कोर से। ठीक है, अब इसकी जो वाइंडिंग है ये कॉन्सेंट्रेटिक वाइंडिंग होती है। कोर टाइप जो आपका 3 लिम्ड कोर टाइप कंस्ट्रक्शन है, टाइप का जो ट्रांसफार्मर है, इसकी जो वाइंडिंग है वो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है, बट इन शेल टाइप इसकी जो वाइंडिंग होती है वो सैंडविच वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब जो 3 लिम्ड कोर टाइप का आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है, इसमें आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है और
कम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब शेल टाइप में क्या होता है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है कॉपर की वो कम होती है और इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि चूँकि इसमें कॉपर की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है, तो इट इज़ मोर सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज लो करंट रेटिंग ट्रांसफार्मर्स। अब सुटेबल ये जो आपका शेल टाइप है वो लो वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग ट्रांसफार्मर्स के लिए सुटेबल है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका विंडो फैक्टर जो है वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कम होता है, सो लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जबकि आपका जो शेल टाइप में विंडो फैक्टर ज़्यादा होता है इसलिए लीकेज फ्लक्स जो है वो कम होगा। अब बात ये आती है कि ये विंडो फैक्टर क्या होता है। तो विंडो फैक्टर को कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक रेशियो होता है कॉपर एरिया से विंडो एरिया का। मतलब विंडो फैक्टर जो है एक ट्रांसफार्मर के लिए हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ कॉपर टू द एरिया ऑफ द विंडो। अगर हम ये बोले कि जो विंडो फैक्टर है वो एक रेशियो है टोटल कंडक्टर एरिया टू दी टोटल विंडो एरिया। जो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं ये जो है विंडो होता है, ए और ए बी के बीच में जो है उसको हम विंडो कहते हैं। इस विंडो में जो कॉपर यूज़ हो रहा है, जो वाइंडिंग यूज़ हो रही है वो कॉपर की बनी होती है। उस कॉपर के एरिया और जो विंडो का एरिया है उसका जो रेशियो होता है वो होता है आपका विंडो फैक्टर। तो जिस भी ट्रांसफार्मर में विंडो फैक्टर कम होगा उसका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा, और अगर विंडो फैक्टर ज़्यादा है तो लीकेज फ्लक्स उतना ही कम होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। सो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्रांसफार्मर में अगर जो वोल्टेज रेटिंग है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, वोल्टेज रेटिंग को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो आपको कॉपर कम लगेगा कि नीड कम होगी, बट जो इंसुलेशन है उसकी नीड बढ़ जाएगी, आपका इंसुलेशन बढ़ जाएगा, इंसुलेशन की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और कॉपर की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो हम ये बोल सकते हैं कि विंडो फैक्टर रिड्यूस होता है, कम होता है, डिक्रीज़ होता है जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज़ करते हैं। So we can say window factor is nothing but it is but the ratio from the total conductor area of the copper to the total window area. So it is enough for today.